वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल BS एकेडमी। हमारा पिछले वीडियो में टॉपिक था प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड था, वो हाफ हो चुका था। आज हमारा इस वीडियो में पार्ट 2, जिसमें हम एमिनो एसिड की बात करेंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात करेंगे, प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किस प्रकार से होती है, और पूरे प्रोटीन टॉपिक को कंप्लीट इस वीडियो में कर लेंगे हम। देखिए एमिनो अम्ल, इसके बारे में अधिकतर चर्चा अपन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बाकी थी। उसमें आता है, एक तो एमिनो एसिड क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। प्रकाशिक सक्रिय कैसे होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब होता है ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। और ऑप्टिकल एक्टिव कब होते हैं? जब उनमें असममित कार्बन उपस्थित होता है। 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 क्या उपस्थित होता है? असममित कार्बन उपस्थित होता है। और सभी क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद है। एमिनोमल सभी प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, लेकिन एक अपवाद है, ग्लाइसिन, वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए उसकी संरचना होती इस टाइप से, गौर से देखिएगा इस संरचना को। कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग नहीं है, ये दोनों समान हैं। ये दोनों क्या हैं? समान है। इसलिए ये क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास कैसा कार्बन होता है? सममित कार्बन होता है। कैसा कार्बन होता है? सममित कार्बन होता है। सममित कार्बन होता है। कैसा कार्बन होता है? सममित कार्बन होता है। अब देखते हैं अपन एमिनो एसिड के और कैरेक्टर्स। एमिनो एसिड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, एमिनो अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी एमिनो अम्ल के बारे में अपन को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने थे। एमिनो अम्ल के बारे में दो तथ्य देखो इंपॉर्टेंट है। एक इसमें NH2 ग्रुप पाया जाता है और एक इसमें एक COH। ये दोनों के रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। दोनों के रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और था, ज्यूपिटर आयन, और अपन ने वो तो देख ही लिया, समविभव बिंदु। एक पॉइंट और था, वो था आवश्यक। दो प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, आवश्यक और एक होते हैं अनावश्यक। अनावश्यक अनावश्यक होते हैं और एक आवश्यक। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये होते हैं नॉन एसेंशियल, जो आपकी इनकी जरूरत नहीं पड़ती, नॉन एसेंशियल होते हैं। और एक होते हैं एसेंशियल्स, आवश्यक। यानी आवश्यक क्या होते हैं? जो शरीर में सिंथेसिस नहीं होते, शरीर में संश्लेषित नहीं होते, अर्थात हमारे शरीर में नहीं बनते। और जो अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में बन जाते हैं। तो अपन को जो आवश्यक एमिनो अम्ल है, एसेंशियल एमिनो अम्ल है, शरीर में बाहर से भोजन आहार में लेने पड़ते हैं। और वो आहार में, और एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? टोटल होते हैं 20 प्रकार के। टोटल होते हैं 20 प्रकार के। उनमें से 10 प्रकार के आवश्यक होते हैं और 10 प्रकार के अनावश्यक होते हैं। और 10 प्रकार कौन से आवश्यक एमिनो अम्ल है, उनकी अपन देखते हैं, आसान सी ट्रिक देखते हैं। उनको याद करने की अपन आसान सी ट्रिक देखते हैं। देखिए उसकी आसान सी ट्रिक कैसे होगी उसको देखिए। आवश्यक एमिनो अम्ल के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। 10 प्रकार के होते हैं, उसके लिए एक ट्रिक होती है, टीवी मिल पथ PATH। यानी 10 एमिनो अम्ल हैं, वो कौन से होते हैं? पहला होता है आपका ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। दूसरा होता है वैलिन। और तीसरा होता है मिथियोनिन। मिथियोनिन। चौथा होता है आइसोल्यूसिन। ल्यूसीन और लाइसिन। ल्यूसीन और लाइसिन।
ल्यूसीन और लाइसीन, और आपका ये होता है फिनाइल एलिन, फेनिल एनिलीन, फेनिल एनिलीन, एनिलीन, फिनाइल एलिलीन, ये होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन, और ये होता है आपका थ्रियोनिन, 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 और लास्ट होता है आपका हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। यानी आपके ये कौन से एमिनो अम्ल हैं? ये आपके एसेंशियल एमिनो एसिड हैं। इसको याद करने का फॉर्मूला होता है टीवी मिलपित। टी का मतलब ट्रिप्टोफिन, वी का मतलब वेलिन, एम का मतलब मिथ्योनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलिलीन, आर्जिनिन और थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। ये 10 आपके कौन से एमिनो एसिड होते हैं? ये आवश्यक एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, बाहर से लिए जाते हैं। कैसीन जो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है, उसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के आवश्यक होते हैं। उनका फॉर्मूला है टीवी मिलपित। अब अपन बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड में कोई फैक्ट जो हमारा बच गया था उसको देखते हैं अपन। पॉलीपेप्टाइड में अपन फैक्ट देखते हैं कुछ। पॉलीपेप्टाइड के फैक्ट की बात की जाए, देखो पॉलीपेप्टाइड, इसमें एक सिरा होता है एन सिरा और एक सिरा होता है सी सिरा। एन सिरा क्या होता है? जिस साइड क्या पाया जाता है? NH2 समूह पाया जाता है, NH2 समूह पाया जाता है। और दूसरा समूह होता है कौन सा? जिस साइड COH समूह पाया जाता है। इसका नामकरण किस साइड से किया जाता है? NH2 समूह से इसका नामकरण किया जाता है। किससे नामकरण किया जाता है? NH2 समूह से इसका नामकरण किया जाता है। एन सिरा और एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, जो इसका नोमेनक्लेचर होता है वो एन टर्मिनल से किया जाता है और लास्ट में उसके इल लगा दिया जाता है। जैसे एन सिरा ग्लाइसिल होगा तो ग्लाइसिल लगा दिया जाएगा। और पॉलीपेप्टाइड के बारे में एक चीज़ और है, ये भी होता है ओलिगोपेप्टाइड। 2-3 टाइप का हो सकता है, ओलिगोपेप्टाइड और एक होता है पॉलीपेप्टाइड और लास्ट होता है प्रोटीन। ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है? देखो इसमें एमिनो एसिड कितने होते हैं? 2 से 9 तक। कितने हो सकते हैं? 2 से 9 तक। अगर 2 एमिनो एसिड है डाइपेप्टाइड, 2 अगर आपके पेप्टाइड बॉन्ड है तो डाइपेप्टाइड, 3 पेप्टाइड बॉन्ड है तो ट्राइपेप्टाइड, 4 पेप्टाइड बॉन्ड है तो पॉलीपेप्टाइड होता है आपका 10 से 100 तक। और 100 से आपका क्या बन जाता है? प्रोटीन। 100 से अधिक में क्या बन जाता है? आपका प्रोटीन बन जाता है। 100 से अधिक में आपका क्या बन जाता है? प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड 3 प्रकार का हो सकता है, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। ओलिगोपेप्टाइड में 2 से 9 तक मोनोमर होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड में 10 से 100 तक होते हैं और प्रोटीन में 100 से अधिक। ज़रूरी नहीं होता कि प्रोटीन में 100 से अधिक एमिनो एसिड हैं। इसका एक एग्जाम्पल और होता है जो आपने सुना होगा, इंसुलिन। इंसुलिन में कितने एमिनो अम्ल होते हैं? 51। इंसुलिन में कितने एमिनो अम्ल होते हैं? 51। इंसुलिन में कितने एमिनो अम्ल होते हैं? 51 एमिनो अम्ल होते हैं। जरूरी नहीं 100 एमिनो एसिड ही हो। तो आपको ये जानकारी मिल गई। और अब देखते हैं अपन आगे जो जानकारी चल रही थी, प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना जो इसका आखिरी टॉपिक है, प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार की होती है। देख लेते हैं संरचना 4 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक, प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, द्वितीयक, टर्सरी, तृतीयक और क्वाड्री, चतुर्थक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये होती है आपकी प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वाड्री। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, 4 संरचना होती हैं। अब इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, वो देखना बहुत आसान है। प्राइमरी, यह रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय होती है। पहला ये रेखीय होती है, जो प्राइमरी संरचना होती है रेखीय होती है। दूसरा इसके बारे में लिख सकते हो, ये रेखीय होती है जिस टाइप से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है।
अल्फा अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। इसका एग्जाम्पल आपको देखा जाए, प्राइमरी संरचना कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। जो प्राथमिक संरचना होती है इस टाइप से हो सकती है। ये आपका एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड, ये इस प्रकार से संरचना होती है, बिल्कुल रेखीय। इसका एक एग्जाम्पल होता है, इसमें एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग होता है सिकल सेल एनीमिया। देखो इस रोग में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, आप सभी जानते हो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसका बहुलक होता है, फेरस का, ये संकुल यौगिक होता है हीमोग्लोबिन। और इसमें देखो कितने अमीनो एसिड है, 574। इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, किस चीज का, ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन आ जाता है, ग्लूटामिक GLU की जगह क्या आ जाता है, VL, वेलिन आ जाता है। ग्लूटामिक अम्ल की जगह क्या आ जाता है, वेलिन, और उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। आप लोग सोचिए, एक एमिनो एसिड के चेंज होने पर क्या हो गया, रोग हो जाता है। हमारी शरीर की संरचना किस प्रकार से होगी, ये आपकी होती है प्राइमरी संरचना। और एक होता है इंसुलिन जिसमें 51 एमिनो अम्ल होते हैं, उसकी खोज की थी फ्रेडरिक सेंगर ने 1958 में, वो भी आप लोग याद रख लेना। अब आती है आपकी सेकेंडरी संरचना। कौन सी संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन। तो देखो इसमें दो टाइप का हो सकता है, एक तो होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बीटा फ्लैट शीट स्ट्रक्चर, यानी परतदार संरचना। एक तो होती है परतदार संरचना, कौन सी होती है, परतदार संरचना, और एक होती है कुंडलित, कुंडलित। एक होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक होती है बीटा फ्लैट स्ट्रक्चर। दोनों में देखो क्या होता है। अब आपको बात करेंगे अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। प्राइमरी में अपन बात कर चुके हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है। देखो इसमें पाए जाते हैं एक तो CO समूह, कीटो ग्रुप, कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कीटो, और एक एमिनो समूह NH ग्रुप। देखा होगा आपने, दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक CO समूह पाया जाता है और एक NH ग्रुप पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड में जैसे ऐसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड आपने देखा था NH, तो ये ग्रुप हो गया कीटो और ये ग्रुप हो गया एमिनो। ठीक है, ये दोनों कौन सी पोजीशन पे जुड़ते हैं, 1 और 4। कौन सी पे जुड़ते हैं, 1 और 4। कौन सी पोजीशन पे जुड़ते हैं, 1 और 4। और कैसी संरचना बना लेते हैं, दक्षिणावर्त कुंडलित संरचना। कैसी बना लेते हैं, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। कैसी संरचना बना लेते हैं, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त संरचना बना लेते हैं इस टाइप से, दक्षिणावर्त संरचना बना लेते हैं इस टाइप से, यानी दक्षिणावर्त संरचना बना लेते हैं। इसमें दक्षिणावर्त संरचना बना ली जाती है। कौन सी संरचना बना ली जाती है, दक्षिणावर्त। और इसकी खोज की थी 1951 में लाइनस पॉलिंग में। किसने की थी, लाइनस पॉलिंग ने। किसने खोज की थी, लाइनस पॉलिंग ने। और कैसी संरचना बना लेते हैं, दक्षिणावर्त संरचना। और वो कैसे बनती है वो देखिए आप, यहाँ पे आपका CO समूह होता है और यहाँ पे आपका NH समूह होता है, यहाँ वापस CO समूह होता है। तो ये 1 नंबर होता है और ये कितने नंबर होता है, 4 नंबर। इनके बीच में क्या पाया जाता है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, आपको याद रखना है इसमें क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, 1 नंबर कीटो समूह और 4 नंबर कौन सा, NH समूह। एमिनो समूह के दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक ही परमाणु में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसको कहते हैं हिंदी में अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध पाया जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है 1 नंबर और 4 नंबर के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, दक्षिणावर्त होती है, क्लॉकवाइज होती है, लाइनस पॉलिंग ने खोज की थी। इसमें जो घूर्णन नहीं होता, मुक्त घूर्णन, घूर्णन नहीं होता, घूर्णन नहीं होता है, घूर्णन नहीं होता है। और ये कैसी होती है, लचीली होती है। कैसी होती है ये, लचीली। जैसे अपन बाल को खींच सकते हैं, अपनी पेशियों को खींच सकते हैं, उस प्रकार से ये क्या होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। घूर्णन नहीं होता लेकिन कैसी होती है, लचीली होती है, अर्थात फ्लेक्सिबल होते हैं जो इससे प्रोटीन बनते हैं। और दूसरी आपकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्लैट शीट स्ट्रक्चर,
ये कैसे होती है? परतदार। जैसे इसमें एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं और ये आपस में किससे जुड़ जाती हैं? किससे जुड़ जाती हैं? ये किससे जुड़ जाती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे बॉन्ड से जुड़ जाती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन उसमें कौन सा बॉन्ड था? इंट्रामोलिकुलर, 1 से 4 के बीच में था। इसमें जो बंध पाया जाएगा वो होगा इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड पाया जाएगा। इंटरमोलिकुलर, उसमें था इंट्रा, और इसमें हिंदी में कहते हैं उसको अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, दोनों में यही अंतर है। और ये कैसी होती है? चिकनी होती है, अर्थात फिसलने वाली होती है। सिल्क। सिल्क क्या होते हैं? सिल्क। रेशम में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? बीटा फ्लैट स्ट्रक्चर वाली संरचना होती है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर दक्षिणावर्त होती है। लाइनस पॉलिंग ने खोज की। घूर्णन नहीं होता। 1 और 4 के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये कैसी होती है? परतदार संरचना होती है। एक के ऊपर एक परत जमकर क्या बनाती है? ये परतदार संरचना बना जाती है। और अब बात करते हैं अपन तृतीयक संरचना पे, जो इसकी लास्ट संरचना होती है। लास्ट तृतीयक संरचना। अगर तृतीयक संरचना की बात की जाए तो देखिए तृतीयक संरचना क्या होती है? द्वितीयक संरचना होती है आपकी। द्वितीयक संरचना अधिक बंध बनाकर कुंडलित होती है। अधिक बंध बनाकर कुंडलित होती है। तृतीयक संरचना में द्वितीयक संरचना ही अधिक बंध बनाकर क्या हो जाती है? कुंडलित हो जाती है। क्या हो जाती है? कुंडलित हो जाती है। या तो वो परतदार संरचना से तो क्या बना लेती है? रेशेदार। और कुंडलित संरचना से क्या बना लेती है? वो आपकी जो ग्लोबुलर दानेदार प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। कौन से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है? दानेदार। द्वितीयक संरचना अधिक बंध बनाकर कुंडलित हो जाती है। अधिक बंध देखो अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हो सकता है डाइसल्फाइड बंध। कौन सा बंध हो सकता है? डाइसल्फाइड बंध। एक हो सकता है आपका आयनिक बंध। कौन सा हो सकता है? आयनिक बंध। एक आपका हो सकता है वांडरवॉल बंध। ये अलग अलग टाइप के बंध बनाकर क्या हो सकते हैं। और एक हो सकता है स्थिर वैद्युत आकर्षण। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो सकता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी हो सकता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी हो सकता है। यानी द्वितीयक संरचना ही आपस में अधिक बंध बनाकर क्या हो जाती है? कुंडलित। और वो अलग अलग टाइप के बंध बना सकती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बंध, डाइसल्फाइड बॉन्ड, स्थिर वैद्युत और वांडरवाल। ये बंध बनाकर कौन सी संरचना बनती है? तृतीयक संरचना। अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही संरचना में बन रहे हैं तो क्या बनेगी? दानेदार, ग्लोबुलर। और अगर अलग अलग बन रहे हैं तो क्या बनेगी? आपकी जो कौन सी संरचना? रेशेदार प्रोटीन बनेगा। और लास्ट आपका चौथा आता है क्वाड्री संरचना। इसके बारे में ये भी बहुत आसान है। ये बहुत कम प्रोटीनों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बहुत कम प्रोटीनों में पाई जाती है। देखो इसमें 2 श्रृंखला होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। अब देखो एक उप इकाई जुड़ जाती है। इसमें क्या जुड़ जाती है? एक उप इकाई और जुड़ जाती है। उप इकाई और जुड़ती है। उप इकाई और जुड़ती है, यानी सब यूनिट और जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कैसी संरचना होती है? ये देखो इस टाइप की संरचना होती है। ये आपका प्रोटीन था। ये आपका क्या था? प्रोटीन। ये आपका प्रोटीन है। ये आपका प्रोटीन है। अगर इसमें एक संरचना और जुड़ जाती है, एक संरचना और जुड़ जाती है, इसको कहते हैं उप इकाई। क्या कहते हैं? उप इकाई। और ये आपका प्रोटीन था। ये आपका क्या था? प्रोटीन था। तो इसे कौन सी संरचना कहते हैं? उप इकाई जुड़ जाने को क्या कहते हैं? चतुर्थ संरचना कहते हैं। ये बहुत कम प्रोटीनों में पाई जाती है, चतुर्थ संरचना। अगर अपन किससे बात करें? डायग्राम के अनुसार बात करें तो अपन देख सकते हैं। अगर अपन डायग्राम के अनुसार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आसानी से समझ जाओगे आप लोग। ये आपकी स्ट्रक्चर होती है कौन सी? ये आपकी जो स्ट्रक्चर है ये 1 डिग्री प्राइमरी
और जैसे ही सेकेंडरी बनती है, जैसे क्या बनती है, सेकेंडरी बनती है, तो ये ऐसे घुल मिल जाती है आपस में इस टाइप से। ये आपकी सेकेंडरी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, सेकेंडरी। और टर्सरी में क्या होता है, जो आपकी तृतीयक संरचना होती है उसमें क्या होता है, देखिएगा उसमें अधिक बंध बन जाते हैं और अधिक घुल जाती है आपस में और ये संरचना बना लेती है। ये आपकी 3 डिग्री हो गई और अधिक बंध बना ली है, ये 3 डिग्री हो गई। और 4 डिग्री में एक उपइकाई पाई जाती है, अर्थात ये इस संरचना के अलावा अगर इसको 4 डिग्री कन्वर्ट करना हो तो इसमें एक उपइकाई और जोड़ देते हैं। वो कौन सी, ये आपका हो गया 4 डिग्री, यानी अलग से एक यूनिट जोड़ दी। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। अब आपका इस जो अध्याय है प्रोटीन का, इससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लास्ट है विकृतीकरण। टॉपिक का नाम है प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, देखो कंडीशन चेंज करने पर। प्रोटीन का विकृतीकरण मतलब प्रोटीन के अंदर जो बंध हैं वो टूट जाएं और संरचना अलग हो जाए। और कौन सी संरचना बन जाए, प्राथमिक संरचना बन जाए, उसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। यानी प्राथमिक संरचना के निर्माण को क्या कहते हैं, जो बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन, जैसे ताप दाब पीएच, या कोई रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल करके भी चेंज किया जा सकता है। इन सब चीज़ों में परिवर्तन किया जाता है। ताप दाब पीएच, रासायनिक यौगिक डाले जाते हैं तो प्रोटीन का क्या हो जाता है, विकृतीकरण। और विकृतीकरण में क्या होता है, उसके क्या टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बंध टूटते हैं, हाइड्रोजन बंध टूटते हैं और क्या बनती है, प्राथमिक संरचना। कौन सी संरचना बनती है, और प्राथमिक संरचना, कौन सी संरचना बनती है, प्राथमिक संरचना बनती है। और इसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ताप दाब पीएच और रासायनिक यौगिकों से बनाया जाता है तो प्रोटीन का क्या कहते हैं, विकृतीकरण। यानी सभी प्रोटीन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जैसे एक आपको उदाहरण बताता हूं। अंडे में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दूध में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दूध आपका फट जाता है, मतलब क्या होता है, उसमें नींबू डालने पर क्या होता है, वो फट जाता है। वो क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। और एक अंडे को जैसे ही उस पर गर्म ताप में डालते हैं तो उसका जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो अलग से चेंज हो जाता है और उसका क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। उसी प्रकार से इसका उपयोग किसमें किया जाता है, डीनेचुरेशन का, ग्लूकोज जैसे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करनी हो, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करनी हो, ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करनी हो, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करनी हो, तो किसके अनुसार ज्ञात की जाती है, इनका उपयोग किसमें किया जाता है, इन जांचों को करने में रक्त का डीनेचुरेशन का उपयोग किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।